दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। रोजाना की तरह एक बार फिर हाजिर हूं और आगे बढ़ने से पहले मेहमानों से परिचय कर लिया जाए, फिर बात करते हैं। दाहिने साइड में मेरे जेपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानून के मामलों के जानकार हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। जगदीप सिंह सिंधु जो है फिर हम लोग के साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा में रहते हैं। और हरियाणा से लेके, जैसा मैंने बार बार कहा है, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ तमाम क्षेत्रों की जानकारियां इनके पास होती हैं, गहरी जानकारी है। और पहली बार हम लोगों के बीच अनिल सिन्हा जी आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक जमाना गुजारा है इन्होंने पत्रकारिता में, और दिल्ली से लेके मुंबई और कई जो है शहरों में पत्रकारिता की है, जनसत्ता में रहे हैं। तो महत्वपूर्ण दौर देखे हैं और इस दौर को भी देख रहे हैं जब पत्रकारिता का चेहरा बदल गया है। आ रही है कल जिस तरह से पूरा देश और उसमें जो खास करके मुस्लिम हैं उबाल पर आए और पूरे देश के अंदर जगह जगह मस्जिदों में जो है, मस्जिदों के सामने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए और लगा कि जैसे कहीं आग लग गई हो। और उसी का नतीजा रहा कि कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें हुई, पत्थरबाजी हुई। उसमें जो है सबसे जो बड़ी झड़प हुई है वो रांची में हुई है और वहां जो है 2 लोगों की मौत भी हो गई है पुलिस की गोली से। प्रयागराज में हुआ, वहां पत्थरबाजी हुई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा श्रीनगर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहां भी छोटी झड़प की खबर आई, हालांकि मामला बढ़ा नहीं। और इस तरह से कहा जाए पूरे देश के अंदर अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सही बात है कि पिछले 8 सालों में जिस तरह का जो नई सत्ता आई है, उसका जो चरित्र है वो लगातार एक खास तबके को लगातार निशाने पर लिए हुए है। कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, और कभी गाय गोबर से लेके कोई भी मुद्दा वो निकाल लेती है और उस समुदाय को निशाने पर लेती है। कल लगा जैसे कोई एक विस्फोट हो गया हो, कोई कुकर में गैस भरी गई हो और एकाएक फट करके सामने आ गया हो। लेकिन कुल मिला के कहा यह जा रहा है कल जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। जो भी हुआ, जिस रूप में भी हुआ, जैसे हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उससे जो है किसी का फायदा नहीं हुआ, खास करके मुस्लिम समुदाय का फायदा नहीं हुआ। एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय पर जब केंद्रीय सत्ता पहली बार डिफेंसिव हुई है और पीछे गई है, खुद उसका नेतृत्व घेरे में है, उसके कार्यकर्ता उसके नेतृत्व की घेरेबंदी कर रहे हैं, तब ऐसे मौके पर इस तरह की घटनाएं सामने आकर के एक बार फिर उसको बल दे दी हैं, नई ऊर्जा दे दी हैं और खुद जो आक्रामक होने की स्थिति में आ सकता है। तो एक बड़ा सवाल है। ये 2 हिस्सों में मैं इस बहस को आज बांटूंगा। एक तो जो पूरी कल की परिघटना है और उसके बाद जो आज सत्ता का दमन शुरू हुआ है, ये इसको किस रूप में देखा जाए, कल की घटना और आज जो दमन शुरू हुआ है, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। और इसके साथ एक दूसरी घटना, दूसरा इससे जुड़ जाता है कि देखा जाता है कि ऐसे मौके पे जब बुलडोजर आते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो ऐसे लोग गिरफ्तार किया जाता है जो डेमोक्रेटिक होते हैं, सेकुलर होते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के ही हो, भाईचारे में विश्वास करते हैं, आपस में कैसे मिल के रहा जाए, ऐसे लोग होते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता, ना कि ऐसे तत्वों को जो कट्टर हैं और धार्मिक रूप से चाहे कट्टर हो, चाहे उन्मादी हो, अपराधी हो, क्रिमिनल्स हो, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जैसा कि निजामुद्दीन में हुआ था, वहां जो एक शख्स ऐसा गिरफ्तार किया गया जो भाईचारा में विश्वास करता था, हिंदुओं से उसके अच्छे रिश्ते थे। इसी तरह से आज प्रयागराज में खबर आ रही है और मैं प्रयागराज के उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि जेपी सिंह जी हैं, उसको रखेंगे और उस पर फिर बात होगी, वहां किन लोग गिरफ्तार किया जा रहा है और किसके खिलाफ पुलिस पड़ी है पीछे। तो शुरुआत करते हैं जेपी सिंह जी से। एक तो आज की अगर रिपोर्ट रख देंगे तो अच्छा रहेगा, वहां जो क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, प्रयागराज में जो हुआ उसकी रिपोर्ट रख दें और उसके बाद आगे जो है हम इस पूरे मुद्दे को, कल की परिघटना को किस रूप में देखते हैं। जेपी सिंह जी। देखिए, कल के बाद आज की स्थिति यह है कि चारों तरफ से जो प्रभावित इलाका है उसको बिना कर्फ्यू के सील कर दिया गया। कोई भी मिर्जा गालिब रोड, शौकत अली मार्ग रोड, इन सब पर जो है वो जा नहीं सकता। चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और भारी मात्रा में पीएसी, आरएएफ, स्थानीय पुलिस तैनात है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं इसी इलाके में रहता हूं, रोशन बाग में, जो जीटी रोड से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और हम लोगों के घर से करीब 2 फरलांग दूर जो अटाला का एरिया है, वहां पर ये सब कल उपद्रव हुआ।
ये उपद्रव में दो तीन बातें बहुत खास हैं जो लगातार गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। ये दंगा नहीं है, ये पुलिस और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में झड़प है। अब उसमें चाहे पत्थर चल रहा हो, चाहे लाठी चल रही हो, चाहे वो बम फोड़े जा रहे हैं, इसमें वहां कोई, जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां हिंदुओं की आबादी शून्य है, वहां मुस्लिमों की ही आबादी। और प्रयागराज में कभी भी अगर सांप्रदायिक दंगे या इस तरह की कुछ भी हुआ है तो वहां से वो क्षेत्र भले कर्फ्यू में थाना की वजह से शामिल कर लिया जाए, वरना पर्टिकुलर उस जगह पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि खाली मुस्लिम समुदाय है, दूसरा कोई नहीं है, शिया सुन्नी भी नहीं है, केवल सुन्नी संप्रदाय के लोग वहां पर हैं। दूसरी बात, चारों तरफ से घेर के आज जैसे कि रोशनबाग हमारे एरिया से कुछ होके मुस्लिम औरतें रोती हुई जा रही थी कोतवाली की तरफ या खुलदाबाद थाने की तरफ कि भैया हमारा लड़का नहीं था, उसको जबरदस्ती पुलिस पकड़ ले गई है। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि या तो बताओ कि कौन लोग थे, और नहीं फिर गेहूं के साथ घुन पिसता है, कैसे मालूम कि लड़का नहीं था। अब जब वहां थाने में जाएगा, जैसे तुम रो रही हो वैसे तुम बताओगी भी कि कौन कौन था जिसने जो है पत्थर चलाने में भूमिका निभाई, जिसने पत्थर को जो है क्या कहते हैं मतलब का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहे सांप्रदायिक हों या हम चाहे धर्मनिरपेक्ष हों, एक बात तो क्लियर है कि कल का जो बवाल हुआ उसमें जिस तरह से पत्थर घरों की छतों से और वगैरह से लड़की, औरतें, घर की औरतें, घर के बच्चे, गली गली में जिस तरह ये हुआ, उसमें ये जरूर है कि लगता है कि पहले से इस तरह का कुछ न कुछ माहौल तैयार किया गया था कि ताकि अगर कोई बात हो तो ऐसा हो सकता है, वरना स्वतः स्फूर्त इतना बड़ा बवाल ये मेरे समझ से नहीं हो सकता अगर उसकी तैयारी पहले से ना हो। और यहाँ चर्चा है कि एक हफ्ते से भीतर भीतर साय फुस में जब पिछले आपके जुमे को कानपुर में हुआ था, उसके बाद से पिछले एक हफ्ते से, और एलआईयू को खबर भी थी, पुलिस भी एक रात पहले से तैनात थी, पुलिस गश्त भी कर रही थी। लेकिन अब कल दो किस्त में इलाहाबाद में बवाल हुआ। एक किस्त में हुआ कि मुस्तफा कॉम्प्लेक्स एक है नूरुल्ला रोड और शौकत अली मार्ग के तिराहे पर, वहां कुछ लोग जमे जिसमें जावेद साहब भी कहे जाते हैं कि हैं जो पकड़े गए, जिनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जावेद पंत। और इन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग जुलूस निकालेंगे, कहा वो जो है आपके नूपुर शर्मा के खिलाफ और पैगंबर साहब के खिलाफ जो हुआ है उस पर। तो पुलिस वहां पर तैनात थी, पुलिस और अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप अगर कोई पत्रक वगैरह, कोई ज्ञापन वगैरह, कोई स्मारक पत्रिका वगैरह देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। तो फिर वहां से भीड़ हट गई। दूसरा किस्सा ये हुआ कि उसके बाद आपके जो है मजीदिया इस्लामिया कॉलेज के सामने कुछ लोग वहां इकट्ठा होने लगे। अब जो इकट्ठा होने लगे तो वहां जो है वो पुलिस वालों ने शुरू में उनको डंडा मार के भगाया नहीं, इकट्ठा होने दिया। वहां के थानेदार को, जो भी थानेदार जिम्मेदार हो, अतरसुइया का जिम्मेदार हो या करेली का जिम्मेदार हो, क्योंकि जिस जगह की ये बात है वो खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में नहीं आता, तो वहां जमा होने लगे, उनको हटाया नहीं। बाद में जब अधिकारी पहुंचे और तब तक काफी संख्या हो गई थी, तो अधिकारियों ने कहा कि भाई इनको क्यों जमा होने दे रहे हो, इनको हटाओ। और तब जब पुलिस ने डंडा फटकारना शुरू किया तो उसमें एक लड़के को डंडा लग गया। अब वो लड़का जब डंडा खा के भीतर भागा तो किसी ने एक ईंटा चला दिया। अब उसी में जो है समझ लीजिए कि जी दोनों तरफ से आइए ईंटा आइए, चलने ठीक लगा, रहा, और आ जाइए। दोनों तरफ से जो है ये मतलब क्या कहते हैं पथराव होने लगा, उधर से ज्यादा होने लगा। अब इधर पुलिस ने भी अपने बचाव में पथराव किया। फिर वो गली में भाग गए। जब गली में पुलिस गई तो छतों पर से, बारजों पर से पथराव होने लगा उनके ऊपर। देसी बम भी फोड़े गए। इलाहाबाद बम का ही शहर है, जो लोग इलाहाबाद को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ, मामूली मामूली बात पे देसी बम फोड़े जाते हैं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि अपने आजादी की लड़ाई में भगवती चरण बोहरा जो है कैसे जो है वो बम बनाते समय चले गए। यहाँ तो बच्चा बच्चा बम बनाना जानता है। तो ये सब घटनाएं कल हुई। और आज चारों तरफ से अघोषित रूप से कर्फ्यू लगा करके और पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है, और घर घर से निकाल करके लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और तमाम लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, भाग गए हैं गली गली होते हुए कल ही रात में। तो अब ये सब स्थिति आज है, और हम लोग एकदम समझिए कि मैं रोशनबाग में रहता हूँ, जहाँ औरतों का अच्छा खासा कपड़े का मार्केट है। सब दुकानों को पुलिस ने आज खुलने नहीं दिया, बंद करा रखा है। कोई अगर खोलता है तो कहते नहीं, तुरंत बंद करो। अब समझिए कि यहाँ न एक ठेला, न एक खोमचा, न एक दुकान, सब एकदम कर्फ्यू। अगर आप हमारे घर के छत पर से खड़े होकर देखेंगे तो लगेगा पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ। जी जी। अनिल सिन्हा जी, कल जो पूरी घटना हुई पूरे देश के अंदर, जो प्रोटेस्ट हुआ और फिर हिंसक हुआ,
किस रूप में देखा जाए, उसके बाद जो सत्ता का या पुलिस का जो दमन चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? ये मुझको लग रहा है कि ये इसको आप कल की घटना नहीं कहना चाहिए। एक्सटेंशन है, एक तो 8 साल से कर रहे हैं, दूसरा अभी 4-5 महीने से जो चल रहा है उसको देखना चाहिए। जो नूपुर शर्मा की घटना तो उसके मतलब उसी की का नतीजा है वो घटना। मतलब वो नूपुर शर्मा का बयान और ये सारा कुछ, ये मीडिया और पूरा जो निजाम है, मतलब जो सरकार है उसमें नॉन, ये सिर्फ राज्य के लोग, मतलब सरकार नहीं, गैर सरकारी जो संगठन है, आरएसएस है, भाजपा है, मतलब संगठन के तौर पर वो सब मिल करके ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये अभी जो ज्ञानवापी से लेकर मथुरा, कुतुब मीनार, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको कर रहे हैं। तो एक तो वो टारगेट जो मुस्लिम को कर रहे थे वो तो था ही। अब है क्या कि उसको वो चाह रहे हैं कि 2024 के पहले एक उसका भी कराना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, पूरा पोलराइजेशन, कंप्लीट पोलराइजेशन का जो प्रयास है, स्टेट और स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको आप कहते हैं उसके जरिए, तो वो चल रहा है। उसमें मीडिया सहभागी है। मीडिया कितना प्रयास कर रहा है कि लोग दंगे पर आए। मैं आपको आज की कल की घटना के बारे में जो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग जिस तरह से की गई, की जा रही है, उनको नमाजी बताया जा रहा है, उनको ये जो जो वो उस पर मैं अलग से आऊंगा कि वो घटना उसका उसका विश्लेषण, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग किस तरह की जा रही है। शुक्र का वार, तो क्या कहते हैं, शुक्रवार का वार कब तक, ये सब टाइप से आप देख लीजिए कि मतलब ये सब क्या है। ये सब है कि आप किसी तरह से चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, और मीडिया इसमें लगा हुआ है। अब वो देखिए कि इस घटना में फेलियर जो है, मैं मानता हूं कि सक्सेसफुल रहा सरकार और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ध्रुवीकरण चाहते हैं, उनका ये उनकी सफलता है। विफलता किसकी है? विफलता है विपक्षी पार्टियों की, विफलता है जो जन संगठन है उनकी विफलता है। और सबसे बड़ी ये जो है, जो कठिनाई है इस चीनी बहुत विफलता के कारण, इस कठिनाई के कारण, वो विफलता ये है कि वजह से जो कठिनाई है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो लीडरलेस हो गया है। लीडरलेस जो उसका लीडरशिप उसके जिनके हाथ में है, वो लोग तो एक तरह से ओवैसी या ओवैसी जैसे तत्व, वो तो सरकार की मदद कर रहे हैं, वो तो हर जगह दिखाई देता है, और उनको ही लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये मैं इसकी तुलना करूंगा जो आज़ादी के आंदोलन के समय में ब्रिटिश सरकार और उसके पक्ष वाले जो लोग थे, जो मुस्लिम लीग थी, किस तरह मुस्लिम लीग की कोई ताकत नहीं थी 1937 में भी, लेकिन उसी को जो है सरकार और सरकार का जो समर्थित मीडिया वो सब उसको प्रोजेक्ट करता था कि यही लीडरशिप है। तो इस तरह से आप पूरा जो पोलराइजेशन का जो प्री मतलब इंडिपेंडेंस के समय में जो पार्टीशन के समय में जो विभाजन था, उसी को करने का इनका इरादा है, ताकि जो 2024 का इलेक्शन है उसको आसानी से जीत जाए। और इसके और एक चीज कहूंगा मैं कि आप देखिए कि ये जो पोर्ट्रेयल है और ये सारा, तो ये नक्शा एक तरफ है, दूसरी तरफ पीछे क्या चल रहा है। पीछे चल रहा है कि कल या वो जो है, कल ही मेरे ख्याल में ई स्पेस ई करके उद्घाटन किया अहमदाबाद में। और स्पेस जो कोर सेक्टर में भी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, डिफेंस है, स्पेस है, एटॉमिक एनर्जी है, इनको मतलब लंबे समय से इसको हमने माना कि इसमें कोई निजी पूंजी नहीं लगेगी, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। वो उसको प्राइवेटाइज करने का है। कल स्पेस सेक्टर का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें कहा कि निजी पूंजी क्यों नहीं लगनी चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे थे। तो ये चल रहा है कि ये पोलराइजेशन एक तरफ चलता रहे, ताकि आप दूसरी तरफ सारी सरकारी कंपनियां बेच दें, आप सारा जो संपत्ति जनता की के खून पसीने से बनी हुई संपत्ति, जो 70 साल की आजादी के बाद हमने हासिल की है, हमने बनाया है, वो किसका पैसा है? वो देश के लोगों का, जी नागरिकों का पैसा है। तो वो जी जो जी। है वो उनका बेच रहा है। तो ये दोनों को एक साथ देखना चाहिए। और अब चिंताजनक बात यह है कि जो लीडरशिप लेनी चाहिए विपक्ष को, वो ली नहीं। उसने एक लाइन में खत्म करूंगा कि नुपुर शर्मा का जब विवाद आया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी छिछालेदारी हुई, हमारी जो हैसियत कम हुई,
हमारे प्रति अविश्वास हुआ विश्व के ये में बाकी दो मुल्कों में, वो जो है उसको वो ऐसी स्थिति को के समय में विपक्ष को सामने आना चाहिए था और कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थे, या जो जिसके लिए आज मुसलमान कल आए रोड पर, उसके पहले आपको करना चाहिए था, ताकि अकेले मुसलमान या मुस्लिम संगठनों को नहीं आना था, इसमें सारे लोगों को आना चाहिए था। तो इसमें फेल हुई विपक्ष, और मैं इसको सबसे बड़ी विफलता विपक्ष का मानता हूं कि उन्होंने उनके जो ये थे इरादे थे उसको अपने सफल होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठाए और दो तीन बातें आपने चिन्हित की हैं। एक तरफ तो 2024 का जो चुनाव है उसके लिए पोलराइजेशन, दूसरा आपस में लड़ते रहे और जो प्राइवेटाइजेशन है उसका जो कारवां वो आगे बढ़ाया जाए, और तीसरा जो विपक्ष के स्तर पे जो खामी हुई है, विपक्ष अगर लीड ले लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, मुसलमानों को उतरना नहीं पड़ता और इस तरह के कम्युनल माहौल नहीं बनता। बावजूद इसके सबिहा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो जुड़ी हैं जमशेदपुर से, झारखंड से, और रांची में वहां 2 मौतें हुई हैं पुलिस की गोली से, 2 और एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। मैं कुछ अगर आपके पास जानकारी हो तो भी रखिएगा, लेकिन इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको सबिहा जी? आप बोलिए जरा कुछ। हेलो, बोलिए कुछ आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही। चलिए, जगदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए पिछले दिनों बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, बीजेपी के जो तमाम संगठन है, जब जुलूस निकाले जा रहे थे तो आप देख रहे थे कि जो माइनॉरिटी के इलाके थे उन्हीं इलाकों से जुलूस निकलता था, जहां मस्जिद होती थी वहां घुसते थे, वहां भगवा झंडा फहरा देते थे। और एक बार नहीं, अगर खारगोन में जैसा हुआ कि पता चला कि वहां कोई एक जो बीजेपी के जुलूस का या वहां के जो उनके लोकल संगठन थे, हिंदुवादी संगठन, वो उसी का कोई एक शख्स गया पीछे और पत्थर मार कर कैसे जो है पूरे माहौल को गर्म किया जाए, पत्थरबाजी करवाई जाए, इसकी कोशिश किया। इसी तरह से आप देखिए जहांगीरपुरी में 3 बार जुलूस निकालने पड़े दिन भर में, क्योंकि माहौल गर्म नहीं हो रहा था और झड़प नहीं हो रही थी, और इस तरह से वो जो है अंत में वहां झड़प करवाई गई। आपको क्या लगता है कि अब वो चीज अपने आप हो गई है और बीजेपी को ये सब अलग से कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी, और जो बीजेपी चाह रही थी कहीं न कहीं उसी के बिछाए जाल में जो है अल्पसंख्यक समुदाय फंसता जा रहा है? क्या इस रूप में देखा जा सकता है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल देखा जा सकता है, और ये तय है कि जो प्रक्रिया और जो पद्धति भारतीय जनता पार्टी की पुराने समय से रही है, और उकसावे की और इस तरह के कोई एक ट्रैप बनाने की, उसमें ये अल्पसंख्यक वर्ग ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक तौर पे एक फंसने जैसी है। देखिए, किसी से विरोध हो, किसी का आपको प्रदर्शन करना हो, अपने आप को व्यक्त करना हो, विरोध करना लोकतंत्र में माना जाता है कि एक वैलिड तरीका है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए हैं, सीए एनआरसी के लिए हुए हैं, और उसमें कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं घटित हुई जिनपे कोई आपत्तियां हुई हों। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जो हुए हैं अब वर्तमान में पिछले 2-3 दिनों में, और खास तौर पे कल, तो ये मुझे लगता है कि एक समुदाय विशेष के आक्रोश जो इतने समय से इकट्ठा हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने भी कायदे से, तरीके से उसको शांत करने की कोशिश नहीं की, और जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं भारत में, उन्होंने भी इसको एक तरह से नहीं समझने की कोशिश की। और अब इस स्थिति में जो ये समुदाय विशेष है, इसके युवा शक्ति या इसकी सामाजिक चेतना जिस आक्रोश से गुजर रही है, ये उसके प्रतिफल है। और इस तरह के स्वाभाविक प्रतिफल सामाजिक
परिवेश में अक्सर देखे गए हैं, होते भी हैं, और ये एक प्रकार से एक तरह के उकसावे में उलझ जाने वाली स्थितियां होती हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो कल का जैसा भी ये प्रदर्शन रहा या जो घटनाक्रम रहा, ये सारा का सारा घटनाक्रम एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत एक आक्रोश की एक अभिव्यक्ति के तौर पे आना चाहिए था, लेकिन आक्रोश कभी भी हिंसक हो जाता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी जी, आपकी बात आ गई। वायस गिल साहब, अभी कहा जा रहा है कि इनके शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई और सैकड़ों गिरफ्तारियां हो गईं। नूपुर वाले मामले पर तो साफ है कि नूपुर पर एक्शन लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी जो एक्शन लेंगे, इतना एक्शन ले लिया कि उसे सस्पेंड कर दिया, यही एक्शन है। और जिंदल को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो छोटा है, कोई बड़ा नेता नहीं है, छुटवैया है। अब मगर ये है कि ये जो माहौल बनाया जाता है, सांप्रदायिक माहौल इस देश में बहुत सालों से बनता रहा है। मैं जमशेदपुर का हूँ क्योंकि अभी सवा जी जमशेदपुर की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जमशेदपुर का है। जमशेदपुर में मैंने बचपन से देखा किस तरह से दंगे कराए जाते थे, किस तरह से टाटा का इन्वॉल्वमेंट होता था दंगों कराने में। टाटा के गुंडे जो होते थे वो दंगा कराते थे ताकि मजदूरों की एकता को तोड़ा जाए। अब बाद में क्या है कि जैसे जैसे आरएसएस की संस्थाएं कुछ तेज होती रही, उतने बढ़ते गए, दंगे बढ़ने शुरू हो गए। दंगों का पीछे कारण क्या है कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं, लोगों को डिवाइड करके तभी ये वोट ले सकते हैं। इनके पास में और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इनका पॉलिटिक्स वेरी सिंपल है कि लोगों को डिवाइड करो, उनको वोट लो। लोगों को डिवाइड किस आधार पर करना है? तो धर्म के आधार पर करो, धर्म के आधार पर डिवाइड करके वोट लो। और ये वोट लेने के लिए मुसलमान समुदाय सबसे आसान पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गेटोवाइज्ड है। सालों साल के दंगे होने, छुटपुट दंगे होने के चलते मुसलमानों का सब हुआ कि एक साथ रहने लगे, एक एरियाज में रहने लगे, तो आइसोलेशन भी बढ़ा उनका। तो उसमें क्या होता है, अभी जो भी कल और परसों जो कुछ हुआ, ये बहुत स्वाभाविक था। इसमें अजीब बात नहीं है। अगर इतना गुस्सा, अगर किसी को गाली दिया जाए, किसी को माँ को गाली दिया जाए, किसी के बाप को गाली दिया जाए, तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? ये सीधा रिएक्शन था और मुसलमानों का रिएक्शन नॉर्मल था। मगर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, उनका रोल नगण्य हो गया है। उनका कोई रोल नहीं है। उनको आना चाहिए सामने और चीज़ों को, लोगों को गुस्सा जो है शांत करने के लिए उनको एक डायरेक्शन देना चाहिए, जो दे नहीं रहे। इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जी जी, सबिहा जी, मेरी आवाज अभी मिल रही है आपको? आप बोलिए कुछ। नहीं आ रही है, माफ करिएगा, आ नहीं रही है आवाज। मेरे बीच आ गए हैं के राय जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं और पीयूसीएल के कोर कमेटी के सदस्य हैं। और आज दिन भर जो पूरा इलाहाबाद में प्रकरण चल रहा है, कल से ही पूरी नजर रख रहे हैं और लगातार अपील कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि यहाँ कोई दंगे का सेप न ले और इलाहाबाद जो है अमन चैन का शहर है और सब लोग साथ खड़े हों, साथ रहें, किसी तरह के दंगे में जाने की जरूरत नहीं है और जो भी फिरका परस्त ताकतें वो कामयाब नहीं होगी। आज दिन भर जो है हमको लगता है जावेद साहब की गिरफ्तारी हुई है, वहां लगे हुए थे। मैं चाहूंगा कि एक तो रिपोर्ट दें आज दिन भर क्या हुआ और अभी जो पुलिस का रवैया है और खासकर जो गिरफ्तारियां कर रही है वो किस रूप में देखा जाए, किस तरफ ले जा रही है इसको। देखिए, जावेद मोहम्मद को पूरा शहर जानता है कि एक लोकतांत्रिक समझदारी के व्यक्ति थे और सेकुलर वैल्यूज को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकजहियत का परचम लेके चलते थे। इसके अलावा इलाहाबाद का जिले का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शहर का और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन पे बहुत भरोसा करता था। बल्कि बहुत सारे ऐसे नाजुक समय में, हमारे सर बैठे हैं जेपी सिंह सर, वो ज्यादा हमसे जानते हैं यहाँ के पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। उनकी मदद लेता था, उनकी टीम की मदद लेता था। उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, हाशिए पर के लोगों के लिए बहुत सारी जनहित आज कायम की थी। वो जनवादी आंदोलन के हिस्सा थे और इलाहाबाद में अमन कायम करने के लिए
मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से बुलडोजर पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी में तब्दील किया गया उत्तर प्रदेश को। वो जुमे के दिन नमाज के लिए उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में उन्होंने पूरा प्रयास किया था, यहां तक कि शहर काजी की तरफ से एक अपील भी उन लोगों ने मिलकर जारी करवाई थी कि लोग किसी भी तरह से बहकावे ना आवे। वो सारा दिन घर पे रहे और रात को उनको 3 थानों 2 थानों की पुलिस उठा के ले गई और उनकी छवि बनाई गई कि वो मास्टरमाइंड थे। उसके अलावा 12 बजे रात को उनकी बीवी और एक उनकी बेटी उनको उठा के ले गई बिना किसी एफआईआर, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वाजिब कारण के। उसको महिला थाने में बंद कर दिया। उसके अलावा उनकी एक और बेटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की इलेक्टेड काउंसिलर थी, उसके बारे में संदेश भेजा जा रहा है। मीडिया में यह खबर चलाई जा रही है कि वो भी रडार पे है। अभी शाम को खबर मिल रही है कि उनके घर की बिजली काट दी गई है और वो प्रक्रिया उनके घर के गिराने की जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से और शहरों में भी हो रहा है। ये एक इतना दुखद है कि जो इलाहाबाद के पुलिस कप्तान, इलाहाबाद के आला अफसर जावेद मियां के साथ सेल्फी खिंचवाते थे, जो उनको जावेद भाई कह के बुलाते थे, जो उनको सारी कमेटियों में रखते थे जिससे शहर को अमन चैन लाया जा सके, वो किस तरह से एक मुसलमान होने के नाते, एक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की बात करने वाले एक समर्पित इंसान होने के नाते सरकारी दमन का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, पूरा घर, जिनकी बीवी और बेटी इलाहाबाद के महिला थाने में कल रात से कैद है, हम लोग मिलने गए थे तो पूरी कोशिश की गई कि हम लोग न मिलने पाए, और जब मिल के लौट रहे थे तो बिना वर्दी के 3 गाड़ियों में भरे हुए एसओजी के लोग आए और हम लोगों के साथ रहने वाले एक साथी जो हम लोग के प्रतिनिधिमंडल में थे, हम लोग के विरोध के बावजूद जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। तो इससे बड़ा कानून के खिलाफ कार्रवाई कानून के रक्षकों द्वारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कानून के रखवाले इलाहाबाद में कर रहे हैं। हम लोग एडीजी साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक सब भी कहे। मेरे पास यह किताब है, उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके सेक्शन 34 में सेक्शन 26 में स्पष्ट लिखा हुआ कि अगर आप कोई भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, अनुमति के बिना, अनुमोदन के बिना करते हैं, सेक्शन 26A में, तो आपको नोटिस दिया जाएगा, आपका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ऑर्डर पारित किया जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस कानून को पालन करने के लिए बिल्कुल यहाँ की नौकरशाही तैयार नहीं है, और कम से कम मुसलमानों के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं। मुसलमानों को निशाना बना के उनका घर गिराया जा रहा है। इलाहाबाद में जो आगजनी हुई, जो पथराव हुआ, उसकी मैं निंदा करता हूं, और जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। लेकिन जावेद इसमें कतई शामिल नहीं थे। डॉक्टर आशीष मित्तल इसमें कतई नहीं शामिल नहीं थे। इसमें शाह आलम बिल्कुल कतई नहीं शामिल थे। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन पुलिस के पास कौन से ऐसा सबूत है कि इन लोगों को उस सूची में डाल दी है? सारा अहमद जो नागरिकता आंदोलन की नेता थी, इलाहाबाद में 66 दिन तक लगातार एक लोकतांत्रिक तरीके से इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसमें देश भर के बुद्धिजीवी, महिला कार्यकर्ता, शायर और सभी आंदोलनकारी लोग शिरकत किए। जी 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 के भाई। तो इन सब लोगों के सामने यह है कि इन पर गैंगस्टर लगेगा, कि इनको रासुका में बंद किया जाएगा, कि इनको उन धाराओं में, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में बंद किया जाएगा, और कितने दिन ये जेल में रहेंगे, कब कौन सी अदालत इनको जमानत देगी, ये सब अनिश्चितता की स्थिति में है। जी जी जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग आपने की। जी
बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग की है और आपने उसका जो दूसरा कानूनी पक्ष हो सकता है उसको भी सामने लाया है। सबिया जी, मेरी आवाज फिर मिल रही है आपको? आप कहाँ मोबाइल पर हैं कि जो उसको वो निकाल दीजिए, वो आप अपना वो निकाल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए और वहां से निकाल दीजिए जहां जुड़ा हुआ है, वो जहां जुड़ा हुआ वहां से भी निकाल दीजिए और ऐसे बोलिए, ईपी जहां जुड़ा हुआ उसको निकाल दीजिए वहां से। ईपी जहां लगाई हुई इसको वहां से निकाल दीजिए और फिर ऐसे बोलिए। हाँ बोलिए अब। हाँ बोलिए बोलिए। ईयरफोन हटा दीजिए और बोलिए ऐसे ही। अब बोलिए आप। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। नहीं नहीं हो, नहीं नहीं। चलिए अनम्यूट, तो दूसरे अनम्यूट। उसमें मैं, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाए। तो दूसरे जो उसमें हम लोग कह रहे थे दूसरे फेज में, उसमें यही बात जो के राय जी बोल रहे हैं कि इस तरह के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटी में ऐसे लोग निशाना बनाया जाता है जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता बने या किसी लेफ्ट डेमोक्रेटिक सर्किल से होंगे, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है, चाहे वहां जावेद हो, चाहे जहांगीरपुरी में वो जो शख्स थे गिरफ्तार किए गए तो मास्टरमाइंड उनको बताया गया था। इसके पीछे क्या वजह है? ये कौन राजनीति है? इसको किस रूप में देखा जाए? क्या माना जाए कि बीजेपी माइनॉरिटी के अंदर जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो धार्मिक लोग हैं या इस तरह के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो बने रहें, क्योंकि उससे फायदा मिलता है बीजेपी को, उन्माद खड़ा करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा। लेकिन ऐसे जो तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक भाईचारे में विश्वास करते हैं, उसके रास्ते में वो बाधक बनते हैं, तो उनको खत्म किया जाए, उनको दबाया जाए, ऐसे लोगों को पीछे किया जाए, इस तरह की एक रणनीति है, उसके तहत काम किया जा रहा है। अनिल सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए ये तो अनम्यूट पहले करिए। से, हाँ ये तो पहले से स्ट्रेटजी है इसकी, क्या कहते हैं, बीजेपी और संघ परिवार की, कि जो लोग सेकुलर हैं, जो लोग मानवाधिकार, लोकतंत्र, ये इन चीजों में विश्वास करते हैं, उनके लिए लड़ते आए हैं, उनको किनारे किया जाए। ये जो पूरा जेएनयू का एपिसोड, उसके बाद जो कई तरह के जो उनके उपमाएं दी जाती हैं लिबरल लोगों को, और उनको जिस तरह से गालियां दी गई, ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। इतिहासकारों, लेखकों, उन्होंने पहला काम किया कि जो कि स्टेट के रिप्रेशन के खिलाफ, उसके दमन के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, आवाज उठाने वाले लोग थे, जिनके सामने कोई भेद नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, जो पीड़ित को पीड़ित के रूप में देखते हैं, उसका उसका रंग, उसका धर्म ये नहीं देखते, जाति नहीं देखते, दलितों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, उनको उन्होंने पहले अलग किया। उन्होंने उसको वो पहले, ये तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इसके लिए कितना कैंपेन हुआ कि भाई आप जो है सो वामपंथी हैं तो आप देशद्रोही हैं, ये जो पूरा कैंपेन चला। अब उन्होंने ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वो जो लोग हैं, जो कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या दलित हो या महिला हो, उनके बीच में जो मानवाधिकार के लिए या जो उदार पंथ के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको किनारे करें, ताकि आमने सामने वो लोग हों जो कि ओवैसी जैसे लोग हैं या इस तरह की के संगठन हैं जो कि ध्रुवीकरण के पक्षधर हैं। तो उन्होंने ये इसके लिए तैयार किया हुआ माहौल ये पहले से चल रहा है, और अब आपको उसका फल दिखाई दे रहा है कि ये जो है अब किसी को भी उठा सकता है और उनको बताएगा कि आप उदार अगर मत वाले हैं, इसका मतलब है कि आप ये है, क्या कहते हैं, अपराधी है। वो उसको पहले से ही तय करके रखा है ताकि ऐसा वॉइस न रहे। ये ध्रुवीकरण के लिए एक जरूरी रणनीति है और उसको उन्होंने लंबे समय से किया। अब तो उनके लिए आसान है, क्योंकि अब आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो रही है लगातार। अब बुलडोजर के बारे में ही बात करें तो बुलडोजर की जो संस्कृति है, आप किसी भी सभ्य समाज में बिना अपराध तय हुए
किसी को अपराधी आप बनाएंगे, बताएंगे? और वो एक जगह नहीं चल रहा है, चाहे वो आप देखेंगे कि इसका शिकार सिर्फ अल्पसंख्यक, दलित या कमजोर वर्ग के लोग नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। जैसे हम मान लिया रिया चक्रवर्ती का मामला आप देखिए, अब वो उसका मीडिया ट्रायल करके उसमें सारे लग करके उन्होंने उसको बिना अपराध साबित हुए अपराधी बनाया। अब उससे आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की सरकार या बाकी लोग वो ये करने लगे हैं कि अभी तय भी नहीं हुआ कि उसने किया है या अपराध या नहीं, उसके बुलडोजर करके गिरा दो। अगर मान लिया कि कल ये तय हो जाता है कि वो शख्स जिसके बारे में इन्होंने जिस पर इस तरह की कार्रवाई की है वो अगर निरपराध है, तो उसकी कौन भरपाई करेगा? और आप उसको समाज में दंडित अलग से आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार उसकी इमेज आप गिरा दे रहे हैं, आप जो है उसका नाम अपराधी के रूप में ले रहे हैं, उसका घर गिरा दे रहे हैं, उसकी समाज में और उसके जो पीढ़ियों के लिए आप उसको सजा दे रहे हैं। ये किसी सभ्य और लोकतांत्रिक मुल्क में संभव है क्या? ये अंग्रेजों के समय में भी संभव नहीं था। अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने मास लेवल पे कोई रिप्रेशन भले ही किया हो, लेकिन इस तरह से इंडिविजुअल्स को बिना साबित हुए आप उनके घर को गिराना, उनको अपराधी साबित करना, और इसमें जी मीडिया जी उसका सहभागी बन गया है जो जी उनको जी ये काम करने में मदद करता है। जी, अंग्रेजों के दौर में भी संभव नहीं था। जेपी सिंह जी, क्या माना जाए कि जब कोई मकान बनता है तो कहा जाता है पिलर जो है खड़े होते हैं, तो जो समाज के जो पिलर हैं, जो सारे समुदायों में एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, उन पिलर्स को तोड़ा जा रहा है इस तरह गिरफ्तारियों के जरिए, ये बात कही जा सकती है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। जेपी जी अनम्यूट कर लीजिए। सर हमको ये सब जरा कम आता है। चलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही है। देखिए, सांप्रदायिकता जो है ना, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो मुस्लिम बढ़ेगी, मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो हिंदू बढ़ेगी। ये और सांप्रदायिकता के बारे में भी इसको कहा जा सकता है। तो एक बढ़ेगी तो दूसरे को खाद पानी मिलेगा, दूसरी बढ़ेगी तो पहले को खाद पानी मिलेगा। अंदर खाने ये दोनों मिले हुए रहते हैं कि कुछ तुम चढ़ाओ कुछ हम चढ़ाएं, कुछ चढ़ाने वालों को कुछ नहीं होता, आम आदमी इसमें पिसता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको मैं सन 68 की घटना बताना चाहता हूं। इसी रोशन बाग से होली के दूसरे दिन जो इलाहाबाद में होली थी, दंगा हो गया था, और उसमें उस दंगे के में पहली बार प्रधानमंत्री हम लोगों की सड़क से मिर्जा गालिब मार्ग से होकर गुजरी थी। उनके काफिले में जनसंघ का भी वाहन था। उस समय प्रयागराज में समाजवादी पार्टी या समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया की पार्टी का वर्चस्व था। छुन्नन गुरु यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, लगातार एमएलए हुआ करते थे, शालिग्राम जायसवाल हुआ करते थे। उस दंगे में हम लोग विद्यार्थी थे, लेकिन अच्छी तरह याद है कि जनसंघ वालों ने हिंदू मोहल्लों में बैठक कर करके, और जो कांग्रेस के मुस्लिम तत्व वाले थे वो मुस्लिम मोहल्लों में बैठक कर करके उन्होंने संगठित रूप से ये फैलाया कि जो समाजवादी पार्टी के छुन्नन गुरु से वो लोग हैं, वो हिंदुओं से कहना है कि मुसलमानों को मारो, और मुसलमानों में फैलाया गया कि वो जो है हिंदुओं से कह रहे हैं मुसलमानों को मारो, और हिंदुओं में फैलाया गया कि मुसलमानों से कह रहे हैं कि मारो सालों को, है ना। और जो उनके राशन पानी की दिक्कत थी कर्फ्यू में, उसको वो जो है पूरा कर रहे हैं। हिंदुओं में कहा गया कि मुसलमानों से कि वो हिंदुओं को दे रहे हैं, हिंदुओं से कहा गया कि मुसलमानों को दे रहे हैं। माने कुल मिला के दंगे के पीछे एक ये लगातार अभियान चलाया गया कि वो जो है वो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए समाजवादी पार्टी की। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सन 68 के बाद जो प्रयागराज में या इलाहाबाद उस समय था, जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें पहली बार जनसंघ का खाता शहर उत्तरी से राम गोपाल संडे ने खोला था, और छुन्नन गुरु का देहांत हो गया था इस बीच में। और हम लोगों के शहर पश्चिमी में पहली बार मुस्लिम मजलिस ने खाता खोला था। उसके पहले न मुस्लिम मजलिस का खाता यहाँ खुलता था और न जनसंघ का एक भी एमएलए इलाहाबाद में प्रयागराज में होता था। तो अब इस बार भी इनके टारगेट पर उसी तरह है कि ऐसे लोगों को डिस्क्रेडिट कर दो जो दोनों के मेल मिलाप की या दोनों उस समुदाय के बीच में सामंजस्य की वकालत करते हैं। तो अब इसमें देखिए, जो कहा नहीं जा रहा वो मैं कह रहा हूं
लगातार कानाफूसी में मुस्लिमों के बीच में ये बात फैल रही है जो अमन पसंद है कि ये सब एमआईएम वाले जो जिनकी जमानत जब्त हो जाती है वो उन लोगों का काम है कि उन्होंने इस तरह का विस्फोटन करके और भीतर भीतर जो है ये अभियान चलाया है। और प्रशासन अभी दूसरों का नाम ले रहा है, उन लोगों का नाम ले रहा है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, एमआईएम का नाम नहीं ले रहा। आपको कहीं इलाहाबाद के किसी अखबार में ये सुर्खी नहीं मिलेगी कि इसके पीछे एमआईएम भी हो सकता है या एआईएम की जांच की जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि जब इस तरह के लोग सक्रिय हों और जिस जगह पर ये हुआ है वो पूरा समझ लीजिए कि कम पढ़े लिखों का इलाका है, वहां जो है ज्यादातर जो है वो दैनिक काम करने वाले या मतलब एक प्रकार से समझिए शिक्षा दीक्षा में कमजोर लोगों का इलाका है। तो अब आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या जो है मतलब वो है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको उलेमा या उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हम अगर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करेंगे, हमें सड़क पर नहीं आना चाहिए, वो डिस्क्रेडिट हो गए, वो डिस्क्रेडिट हो गए। और इसके पीछे केंद्र सरकार, सुन लीजिए, इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। अगर जब नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई तो उसी समय साइमल्टेनियसली दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा की सुरक्षा में वृद्धि क्यों की? इससे ये संदेश गया कि ये जो है वो क्या कहते हैं, सरकार नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देगी। अभी तक जरा सी बात पे शरजील इमाम भाषण देने में जेल में है, आपके उमर खालिद जेल में है, तमाम और एक्टिविस्ट जेल में है, जिन्होंने असहमत व्यक्त की वो तुरंत जेल में चले जा रहे हैं, यूएपीए लग जा रहा है, देशद्रोह लग जा रहा है। नूपुर शर्मा पर अभी तक क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो है ना कि नूपुर शर्मा के साथ सरकार खड़ी है। तो ये भी एक रिएक्शन का बहुत बड़ा कारण है जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। के भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि क्या कोई ओवैसी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्या इलाहाबाद में भी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स जो उनके बीच रहे होंगे या एमआईएम के लोग जो है उसमें थे, ये माना जा सकता है उन लोगों ने इसको जो है बढ़ाया? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट कर लीजिए। महेंद्र जी, जितना हम लोगों की जानकारी है, कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम हो, उनकी तरफ से इलाहाबाद में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे इलाहाबाद शहर के अमन चैन को, यहाँ की एकता को कोई खतरा पहुंचे। और सबने पब्लिकली इस बात का ऐलान किया। और जावेद मोहम्मद का तो मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जावेद मोहम्मद एक रात पहले तक प्रशासन के लोग उनको बुलाकर उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाए हुए थे। और उन्होंने पूरा प्रयास किया अपने लोगों को संदेश के जरिए ये बताने की कोशिश किया कि किसी भी तरह के ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे कि इलाहाबाद की शांति व्यवस्था को कोई खतरा पहुंचे। फ्रिंज एलिमेंट, ये तो अजीब सी बात है कि हमारे एसएसपी साहब का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, एसएसपी साहब ने कहा कि नमाज अदा हो गई, नमाजी अपने घर को चले गए और शांति व्यवस्था थी। उसके आधे घंटे बाद कुछ लोग कुछ गलियों से आए जिनकी उम्र 15, 16, 18, 20 थी और उन्होंने पथराव शुरू किया। अब ये पुलिस के इंटेलिजेंस का फेल्योर कहा जाए कि पुलिस कई दिन से लगातार इस बात को कोशिश कर रही थी। शहर में इस तरह के व्हाट्सएप भी भारत बंद को लेकर था जिसका कोई आयोजक नहीं था। तो क्या उन्होंने वो कहाँ से फेल हुई कि ये 20, 25, 50 लड़के जो उन गलियों से आए पथराव किए, उनके बारे में इनको जानकारी क्यों नहीं मिली? वो किस पॉलिटिकल फॉर्मेट के लोग थे, वो किस विचारधारा के लोग थे? प्रशासन ने तो साफ साफ कह दिया कि साहब इसमें इस्लामिक एलिमेंट हैं, इसमें एमआईएम है, इसमें वामपंथी हैं, और ऐसे ऐसे लोगों का नाम जाहिर किया जो किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। चाहे वो जावेद मोहम्मद हो, जावेद मोहम्मद की बीवी का क्या कसूर था, उनकी बेटी का क्या कसूर था? उनको आप थाने पे ला के बैठाए। क्या इलाहाबाद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर जावेद मोहम्मद किसी तरह से गुनाहगार थे तो उसकी सजा उनकी बीवी और बच्चों को दी कि 24 घंटे से इलाहाबाद के थाने में वो लोग बंद किए गए हैं और असहाय, जिनको बीमारी, उनको दवा नहीं मिल रही है, इस तरह से रखा गया है। तो दुनिया को पूरा कहीं तो यह भी लगता है कि प्रशासन के साथ कुछ इस तरह के तत्वों की साठगांठ भी है, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी है कि वो माहौल खराब करने का उनको इतना ऐसा मौका भी मिल जाता है।
मैं नहीं समझता हूँ कि इलाहाबाद के पुलिस की बहुत अच्छी छवि रही इन दिनों, और नागरिकता आंदोलन को बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने कंट्रोल किया, और आंदोलनकारियों ने भी सहयोग किया। लेकिन इस बार जिस तरह से इलाहाबाद का पुलिस प्रशासन जी जी बहुत जिस तरह से हिंसा का प्रतिशोध का सहारा ले रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को निशाना बना रहा है, जी और जी जिस जी तरह से तो मुख्य धारा से जो जेपी सर ने कहा कि इस तरह के लोगों को आप किनारे कर दे रहे हैं, यह जो पूरा प्रयास हो रहा है जी कि जी राइट माइंड, जो सही सोचने वाले लोगों को समाज में हाशिए पे कर दो, और उन्मादी लोग, चाहे मुसलमानों के सांप्रदायिक लोग हो, चाहे हिंदुओं के सांप्रदायिक लोग हो, उनको खेलने की छूट दो। ये बिल्कुल प्रशासन के बिल्कुल रवैये में आ रही है। अगर बिल्कुल जावेद जी जी का जी घर जी गिरता है तो इलाहाबाद के लिए एक काला दिन होगा। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आपने इशारा किया है, जिसमें प्रशासन की साठगांठ की बात भी कही जा रही है। साहिबा सबिहा जी, एक बार फिर मैं जो है आपसे देखता हूं, कोशिश करता हूं बातचीत करने की। बोलिए आप। नहीं नहीं हो पाया। चलिए, तो आखिरी दौर में है। देखिए, हम लोग अब आखिरी सवाल ही पूछेंगे। अभी जो पूरा जितना एक तस्वीर बनी है, अभी तक फोकस में जो है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी थी। बीजेपी का नेतृत्व डिफेंसिव था, अपने कार्यकर्ताओं का ही जवाब नहीं दे पा रहा था। अब एक दूसरी तस्वीर बन गई, जिसमें कि सांप्रदायिक एजेंडा जो है, एक सांप्रदायिकता राष्ट्रीय स्तर पर या मुस्लिम तत्व सामने आ गए हैं। ये इसमें अब कहां खड़ी है पूरी तस्वीर? इसमें बीजेपी क्या फायदे में जा रही है और नूपुर के खिलाफ वो कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा माना जा सकता है? अनिल जी, आप बस एक मिनट, 30 सेकंड कह सकते हैं। हाँ, तो ये तो सही है कि ये जो है उनको तो अब मिल गया, एडवांटेज बीजेपी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी अब बीजेपी और सरकार है। क्योंकि अब ये मुद्दा आप देखिएगा कि नुपुर शर्मा के पक्ष में अब लोग खड़े हो जाएंगे, और ये जो रिप्रेशन है वो उसका सामना करेगा मुसलमानों को। मैं इसको एक लाइन और कहूंगा कि मुसलमान में जो उदार तत्व थे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, थी और अभी है, कि वो जो है हिंसक रास्ते पर उनको जाने न दें, और जो भी आंदोलन है, जो भी प्रोटेस्ट है, उसको पूरी तरह अहिंसक रखें। और ये जो है शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन के लिए उनकी प्रतिबद्धता जो है, वो उसमें कोई तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हिंसा न बर्दाश्त की जाएगी, ऐसा उनको संदेश देना होगा। अभी आगे यही एक रास्ता उनके पास है, और दूसरा कोई रास्ता। जेपी सिंह भाई साहब, आप देखिए, ये जो सरकार है ना योगी जी की, विशेषकर ये आपका जो है वो सहयोग समझाने या इस पर के उपायों पर जो है वो इसका विश्वास नहीं है, इसका कुचल देने पर विश्वास है। जिस तरह के बुलडोजर खड़ा करके भयादोहित करके पूरे चारों एरिया को सील करके और घर घर से लोगों को खींच के निकालने की कोशिश हो रही है, इससे तिताई और बढ़ेगी, बजाय इसके कि इसके ऊपर मामला शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आम मुसलमानों के घर के लोग, जिन्होंने वास्तव में कोई उसमें योगदान नहीं किया था, जो अमन पसंद है, जो चैन से जीना चाहते हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं गरिया रहे हैं कि मतलब अच्छी खासी जो है जिंदगी चल रही थी और इन लोगों ने बीच में व्यवधान डाल दिया, ये सबको जो है आक्रोशित करने की कोशिश कर रही है, और इससे रिएक्शन और भी गंभीर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी ये इनको बहुत फायदा हुआ है इस पूरे नूपुर कांड से। जितना इलेक्शन के दौरान इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुई, वो नूपुर कांड से हिंदू मुसलमान हो गया है। बिल्कुल यही सवाल के भाई आपसे, क्या माना जाए कि ये बीजेपी क्यों एडवांटेज है, और जो बीजेपी अभी फंसती हुई दिख रही थी अब उससे निकल गई है, और बल्कि एक डबल फायदा जैसा कुछ दिख रहा है नूपुर कांड से? अनम्यूट कर लीजिए। पूरी सियासत पोलराइजेशन पे है, और इधर जो आर्थिक संकट था, जो बेरोजगारी थी, जो समाज के और बहुत सारी कठिनाइयां आम जन को थी, जिससे जो बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा मोह भंग हो रहा था, वो नूपुर जैसे कांड के जरिए वो उनको हिंदू बना के पुनः अपने पास वापस ले आए, और मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ खड़ा किया उन्होंने देश में, और उनको देशद्रोही, उनको देश से बाहर की क्या साबित करने का। और दूसरे पूरी दुनिया में जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूल धूसरित हो रही थी,
एमिरेट्स ने जिस तरह से भारत को घुटने के बल टिका दिया था, उसकी तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इस पूरे ये समाज और हिंसा का सहारा लिया है। तो कुल मिला के जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है वो न सिर्फ डेमोक्रेटिक सेकुलर एलिमेंट्स को किनारे करने के लिए बल्कि मुस्लिम जन समुदाय को भी बहुत हताशा के दौर में, और जेपी सर ने जो कहा कि इसके परिणाम और खराब आएंगे, मुझे भी अंदेशा है कि कोई भी कौम चुप नहीं रहती, कोई भी कौम खामोश नहीं रहती, और इस तरह से अगर किसी को धमकाएंगे, डराएंगे तो उसका रिएक्शंस भी देखने को हम लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। इस पे एक मत है सारे लोग कि पिछले दिनों जो डिफेंसिव हुई थी बीजेपी या फिर आक्रामक रूप अपना लेगी, लेकिन इससे उसको खुश नहीं होना चाहिए। जो उसके जो खतरे हैं, उसके जो अंदेशे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में और देश चलाना भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई एक समुदाय या कई समाज का कोई एक हिस्सा और नाखुश होता है, उसके अंदर इस तरह की चीजें पलती हैं, तो विस्फोट के रूप में सामने आ सकती है, जो सीधे तौर पर देश और सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन क्या सरकार उस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार है? इतनी उसके पास जो है कहिए तो अभी वो बची हुई बुद्धि, सद्बुद्धि, उसको ध्यान दे। उसको तो 2024 दिख रहा है और देश का पोलराइजेशन दिख रहा है, और शायद उसी में वो जो है मगन है और उसी में कुछ हासिल करती हुई दिख रही है। तो आज हम लोग यहाँ यही समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। आप सभी गेस्ट आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके अनिल सिन्हा जी का, पहली बार इस मंच पर आए हैं, और हम उम्मीद करेंगे आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग साथ उपस्थित रहेंगे। और दर्शकों का भी जो बने रहे हम लोग साथ लगातार। और फिर कल इसी वायदे के साथ, कल नहीं परसों अब हम आएंगे, कल संडे है, सोमवार को, तो सोमवार को फिर हम आपसे मिलेंगे 7 बजे इसी समय इसी जगह पर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।